हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आस्वादन कर रहे थे रामवृष बेनीपुरी जी का जीता जागता रेखा चित्र मंगर। जिन श्रोतागणों ने इसका प्रथम भाग न देखा हो कृपया उसकी ओर पहले जाएं। तो हमने देखा रामवृष बेनीपुरी जी ने एक मेहनती ईमानदार हलवाहे को शब्दों के द्वारा कितने मनोहर रूप से हमारे सामने ला खड़ा किया। मंगर जो हमेशा कमर में भगवा बांधे कंधे पर हल लिए बैलों को भगाता खेत की ओर जाता नजर आता था। मंगर जिसे बच्चों से वितृष्णा थी, जिसे बच्चों से वो स्वाभाविक स्नेह न था जो उसके उम्र के लोगों में अक्सर देखा जाता है। मंगर जो गरीब होकर भी स्वाभिमानी था, जो किसी के सामने झुकता न था, लेकिन जिसे अपने बैलों से विशेष लगाव था। मंगर जिस पर गांव के किसान भरोसा कर निश्चिंत सो सकते थे। वही मंगर जो कभी कभार रूठ जाता था और फिर उसे मनाना पड़ता था। ऐसी ही एक बार वो लेखक के चाचा जी से रूठ गया और उसके रूठ जाने का परिणाम क्या हुआ। खेतों में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। पैसे थे इसलिए हलवाहे तो मिल गए, पर बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैरों में फार लग गए और चाचा जी को वो संतृप्ति न मिली जो मंगर से मिलती थी। तो आगे आगे देखते हैं होता क्या है। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ। अब देखिए चाचा जी पहुँचे मंगर के घर और वहाँ उसकी पत्नी थी भकोलिया। उसने कहा मंगर से, उसने कहा मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ। कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है, मंगर ने चाचा जी को सुना कर कहा। अब देखिए मंगर रूठा हुआ था, वो कहने लगा कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मालिक ज़रा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा, भकोलिया हंसती हुई बोली। अब देखिए भकोलिया भी मजाकिया थी। उसने कहा मालिक इनके सिर पर सिरदर्द हो रहा है, मालकिन से कहकर ज़रा तेल दिला दीजिएगा, और हंस पड़ी। तू मुझसे दिल्लगी करती है, मंगर के स्वर में नाराज़गी थी। अब देखिए वो अपनी पत्नी पर भी गुस्सा करता है, तू मुझसे दिल्लगी करती है। मंगर चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। अब देखिए मेरे चाचा जी को झुकना पड़ा। वो कहने लगे मंगर चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो भाई। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है, मुझे ले जाकर क्या होगा। आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक झोंक मान मनोबल। अब देखिए आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। अब देखिए मंगर क्या कहता है, रूठते हुए ही कहता है कि जिससे 4 दिन जुतवाया है जाकर उसी से जुतवाइए, मुझे ले जाकर क्या होगा। अगर मैं ना आऊँ तो आधी रोटी की बचत हो जाएगी आप लोगों को। यूं ही नाक झोंक मान मनोबल। फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। अब देखिए इस प्रकार रूठने मनाने के बाद मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे चलने लगा और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने। इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। अब देखिए मंगर जहाँ पर भी काम पर जाता था, दूसरे हलवाहों को 1 रोटी मिलती थी, तो मंगर के लिए 1.5 रोटी मिलती थी। वह भी रोटी सुअन्न की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी ज़रूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। देखिए मंगर का स्वभाव कैसा था। उसे रोटी अच्छे अन्न की मिलनी चाहिए, अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। और जहाँ दूसरे हलवाहों को 1 रोटी मिलती थी, मंगर के लिए कितना चाहिए था, 1.5 रोटी। ऊपर से कोई तरकारी सब्जी होना ज़रूरी है, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती।
अब देखिए मंगर इतना डिमांड करता था लेकिन फिर भी उसकी पूरी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी आगिनी के लिए लाता? नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1.5 रोटी वो खुद खाता था। नहीं। अपनी पत्नी के लिए लाता था, अर्धांगिनी के लिए लाता था? नहीं। आधी को 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। अब देखिए जिन जिन बैलों को वो जोतता था उनको खिला देता था आधी रोटी को 2 हिसाब करके। यूँ यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर में लौट आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? बैलों को वो महादेव मानते थे, उनको मानते थे, बैलों का बैलों का आदर करते थे। तो इसलिए बैल मुँह ताके और मंगर खुद खाना खाए, ये मंगर के लिए स्वीकार्य नहीं था। महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एकाध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। अब एकाध बार ऐसा भी हुआ कि बात बहुत बढ़ गई, रूठना बहुत बढ़ गया, मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा, दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर ऐसा कद्रदां उसे कहीं नहीं मिला। अब देखिए कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारा गांव छोड़कर वो कहीं चला गया, किसी दूसरे गांव में चला गया, वहाँ भी टिक नहीं सका क्योंकि था बहुत स्वाभिमान। जो उसको पहचानता था, उसके स्वाभिमान को पहचानता था, उसकी आदर करता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे गांव में भी सभी उसको पहचाने। तो दूसरे गांव में भी वो टिक नहीं सका, तीसरे में भी नहीं टिक सका, वापस हमारे गांव में ही आ गया। और शायद मुझे क्या लगता था, मेरा घर ऐसा कदरदां उसे कहीं नहीं मिला। मतलब कि जो मान मर्यादा, जो आदर उसे हमारे परिवार से मिला, हमारे गांव में मिला, शायद उसे और कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौस रहा है। बेलौस यानी बेरुखा, यानी कि उसके स्वभाव में रूखापन था, कोई स्वीटनेस नहीं था, सॉफ्ट नहीं था, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं। लाई लपटाई यानी दूसरों की चुगली करना, एक बात को यहाँ से वहाँ कहना, ऐसा कुछ नहीं था उसके स्वभाव में। हाँ, उसके स्वभाव में रूखापन जरूर था, लेकिन दूसरों के बातों में टांग अड़ाना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 2 टूक बातें, 4 टूक व्यवहार, बस सीधा सा आदमी था। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा है। शायद इसीलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक थे हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी। अब देखिए मेरे पिताजी के बारे में मंगर कहा करता था कि मालिक थे हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ, माँ मर गई पिताजी चल बसे। अब देखिए रामवृष बेनीपुरी जी के माता और पिता बचपन में ही मर गए, वो ननिहाल में बड़े हुए। तो इसीलिए शायद लेखक के प्रति मंगर के मन में थोड़ा ज़्यादा स्नेह था, या फिर हो सकता है लेखक के पिताजी के प्रति मंगर के मन में आदर भावना थी। जो भी हो, लेखक के प्रति मंगर के मन में दिल से प्यार था, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। अब देखिए मंगर का स्वभाव रूखा था, 2 टूक बातें, 4 टूक व्यवहार, दूसरों के बातों में नहीं पड़ता था, स्वभाव से ही रूखापन था, बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं था, फिर भी लेखक से उन्हें काफ़ी प्यार था। तो जब कभी लेखक ननिहाल जाने लगते तो मंगर अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें ले जाता था। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ नीच ऊंच ज़मीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव
आज भी कर रहा हूँ। अब लेखक जब थोड़े बड़े हुए, घोड़े पर सवार होने लगे, तो मंगर साथ में जाते थे, सिर पर सौगात की चीज़ें लिए या फिर उनकी किताबें लिए। लेखक की जो किताबें हैं उन्हें अपने सिर पर रख कर चलते थे। लेखक के साथ लेखक घोड़े में बैठते थे और कई बार ऐसा होता था कि ऊंची नीची ज़मीन होती, कहीं मैं गिर न जाऊं घोड़े से, बगल में आकर एक हाथ से मंगर सहारा देता था और उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव लेखक आज भी करते हैं। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर में तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा किया। अब देखिए, जैसे मैं बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया, मैं पढ़ने के लिए शहर गया, फिर नौकरी के सिलसिले में फिर राजनीति में कूदा, तो ऐसा हुआ कि घर से मेरा संबंध कम होने लगा, मैं अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब भी 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को मैं उसी रूप और उसी पेशे में देखता। कपड़ों से मंगर को बहशत रही है, यानी कि ज़्यादा कपड़ा पहनना मंगर को पसंद नहीं था। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या? हर साल उसे नई धोती मिलती है गोवर्धन पूजा के दिन, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा धोतियाँ नहीं पहनता था, बस कमर में भगवा लपेटे रहता था। यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर का ही सिंगार रहीं, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। अब देखिए, उसके पास कुर्ता था, धोती थी, लेकिन धोती हमेशा वो सिर का सिंगार बनाकर सिर पर ही लपेटता रहता था। और कुर्ता कब पहनता था? कभी मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई संदेशा लेकर जाना हो, तब ऐसे विशेष अवसर में ही वो कुर्ता पहनता था। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। अब देखिए, उस रूप में जहाँ वो कुर्ता नहीं पहनता है, लेकिन फिर भी उसका वो जो बलिष्ठ शरीर है वो मुझे बहुत भाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। एक कलाकार के हैसियत से मैं आज कहता हूँ कि मंगर का शरीर काफ़ी खूबसूरत था। यानी कि एक मेहनती किसान के जो शारीरिक सौष्ठव है, उसका वर्णन रामवृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ करते हैं कि किसान था, मेहनती था और उसका शरीर खूबसूरत था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि नायक गोरा चिट्टा हो, उच्च कुल का पैदा हुआ हो। काला कलूटा था, लेकिन फिर भी खूबसूरत था मंगर का शरीर। सौंदर्य को रसगाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। अब देखिए, जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, वो चाहे कुछ भी मुझसे कह लें कि एक काले कलूटे किसान के शरीर में, एक हलवाहे के शरीर में तुमने कैसी खूबसूरती देख ली, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो आज भी मानता हूँ कि एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना, एक अच्छा स्पेसिमेन, अगर कोई मुझसे पूछे कौन है, किसका शरीर है, तो मैं मंगर का काला कलूटा शरीर को ही खूबसूरत मानने को तैयार हूँ। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, आजकल जो जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनका जैसा जो मस्कुलर बॉडी होता है, वैसे ही था मंगर का, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से मेहनत करता था। जांघें, छाती, भुजाएं सब में
जहाँ जितनी जैसी गढ़न और उभाड़ चाहिए बस उतनी ही, जितना मसल होना चाहिए, जो उसकी जांघें थी, जो उसकी भुजाएं थी, उसकी छाती थी, सब में जैसे जितना मसल होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना सिक्स पैक वगैरह, वो सब उसमें था, मंगर के शरीर में था। बस उतनी ही, न कहीं मांस का लौदा न कहीं सूखी काट। न ज़्यादा मांस का लौदा था, यानी कि ज़्यादा फैट भी नहीं था उसके शरीर में, न ही वो सूखी काट जैसे था। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो आता है। अब मंगर को या मंगर के बॉडी स्ट्रक्चर को, फिजिक को देख याद आते ही मुझे, यानी कि लेखक को, व्यायाम के जो मास्टर हैं मूलर, मिस्टर मूलर की याद आती। सैंडो के शैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल तरीके से जो अपना मसल बढ़ाते हैं वो शायद मंगर से निराश हों, क्योंकि मंगर ने स्वाभाविक रूप से ही एकदम हट्टा कट्टा शरीर पाया, ऐसा शारीरिक गठन जिसकी चाह शायद पहलवान करते हों। लेकिन आज न वह देवी रही न वह कड़ा रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा दत्ता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाट भई भारी, अब का लड़बड़ है व्यापारी। अब देखिए, काफ़ी मेहनती था, लेकिन साल गुज़रते गुज़रते, उम्र बढ़ते बढ़ते उसका शरीर मात खाने लगा। यानी कि उसकी भी एक लिमिट है, मजदूरी करने की भी एक लिमिट है ना, मेहनत करने की भी एक सीमा होती है। तो उसका शरीर एकदम जर्जर होता गया। उसके शरीर के मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग्य चित्र मात्र रह गया है। आज बुढ़ापे में जब मैं मंगर को देखता हूँ तो आश्चर्य होता है कि इसी व्यक्ति को उस समय एक अच्छा शरीर प्राप्त था। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने भी किया ही नहीं। आज खाए भी कल को झक्के, ताको गोरख सघ न रखे का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। अब देखिए, मंगर काफ़ी मेहनती था, लेकिन उसने अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के समय के लिए कुछ ज़्यादा संग्रह नहीं किया। वो क्या था, आज की चिंता करता था, कल की चिंता उसे नहीं थी। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। अब जब बूढ़ा हो गया तो एक जो बेटा था वो तो पहले से जवानी में ही चल बसा। अब उसके लिए कोई बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए बच्चे भी नहीं थे। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे, मगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया। तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब देखिए, जब बूढ़ा हो गया तो हल चलाने के लायक नहीं रहा, तब मंगर की हालत बहुत बुरी हो गई। अब उसको केवल हल चलाना आता था, लेकिन बुढ़ापे के कारण चला नहीं पाता था, तो उसके योग्य कुछ छोटी मोटी काम दी जाती थी। अब ऐसा दिन भी आया कि छोटे मोटे काम करने लायक भी वो नहीं रहा। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। अब देखिए, उसे कोई पेंशन मिल जाती तो अच्छी बात होती, बुढ़ापे में उसका सहारा हो जाता। लेकिन हलवाहों को पेंशन, हलवाहे हमारे देश के असली अन्नदाता होते हैं, लेकिन हलवाहों को पेंशन देने की कोई स्कीम ही नहीं थी उस समय। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर
भागता रहा है। अब देखिए, मंगर पर उसके बुढ़ापे में कोई दया करे ये भी मुश्किल की बात, क्योंकि अपनी जवानी में वो काफ़ी स्वाभिमान था, हमेशा रूठ जाता था, दूसरों की बड़ाई वगैरह नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। इसलिए जब वो बूढ़ा हो गया, उस पर दया दिखाने के लिए भी लोग बहुत कम थे। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। अब देखिए, दूसरों को अगर हम आशीर्वाद दें तो शायद लोग हम पर दया दिखाए, लेकिन मंगर के स्वभाव में बिन बात दूसरों को आशीर्वाद देना लिखा ही नहीं था। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झड़कियों की आँच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे, आज भी उसके मुंह से जली खरी निकलती। दूसरों को आशीर्वचन देने की बात तो छोड़ो, जो उसके मुंह में आया वो बक देता था। तो इसलिए दूसरों से दया मंगर को मिल पाना मुश्किल था। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। अब कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग दया दिखाकर कुछ दे भी देते थे, लेकिन वो सब बहुत कम होता। मंगर को और उसकी पत्नी को जीवन आगे चलाने के लिए वो काफ़ी नहीं था। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। अगर उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी भकौलिया नहीं होती तो मंगर की अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाती। उसकी अर्धांगिनी भकौलिया मंगर की आदर्श जोड़ी थी। वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। 2 ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मंगर अजर अमर हो गया, लेकिन भकौलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है। अब देखिए, उसकी अर्धांगिनी भकौलिया छोटा मोटा काम कर लेती थी, इसलिए मंगर जीवित रहा। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है। दिन बर दिन भकौलिया कमज़ोर होती जा रही थी। भकौलिया कौन है? मंगर की अर्धांगिनी, उसकी पत्नी। वो मंगर की आदर्श जोड़ी थी, शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। अब देखिए, एकदम मेड फॉर ईच अदर थे। शारीरिक ढांचे में भी मंगर की जैसे ही थी, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती। अब देखिए, उसका पति काफ़ी मेहनती था, तो उसका रौब वो भी दिखाती थी अपनी जवानी में। तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जैसे स्वाभिमानी पति वैसे ही पत्नी। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सांपिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकौलिया में सिर्फ फुंकार मात्र थी। डशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। अब दूसरों के ऊपर वो गुस्सा तो होती थी, लेकिन दूसरों का नाश करना, सर्वनाश करना उसके बस की बात नहीं थी। वो अपने पति के जैसे ही स्वाभिमान थी। उसका पति काफ़ी मेहनती था, तो उसका रौब वो भी दिखाती थी। और लेकिन अगर कोई उसे छेड़ने की कोशिश करता तो मानो काले सांप पर पैर रख दिया हो। लेकिन वो सिर्फ फूंकार मात्र थी, यानी जैसे फूंक देती थी, गुस्सा हो जाती थी, फटकार देती थी, लेकिन विष का आरोप वो नहीं करती थी। ऐसा करना उसके बस की बात नहीं थी। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण यह भकौलिया है। मंगर आज भी वही मंगर है, मुंह का बेलौस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकौलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा नहला दिया,
किसी का कुटान पिसान कर लिया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठती। अब देखिए, मर्दों की अपेक्षा औरतें परिस्थिति के सांचे में अपने आप को जल्दी ढाल लेती है, एडजस्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है सिचुएशन से। तो क्या है, वो समझ गई, भकौलिया जब बूढ़ी हो गई तो समझ गई कि उसका पति मंगर अब काम करने लायक नहीं है। तो भकौलिया ने अपना जो स्वाभिमान था उसे थोड़ा सा नीचे कर दिया। वो किसी के बच्चों को नहला देती, किसी का कुटान पिसान कर देती, किसी के घर में गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ भी वो लोग देते थे उससे मंगर को खिलाकर खुद खाने बैठती। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। अब बेचारी इतना सब करती थी, लेकिन फिर भी मंगर अपना सारा जो गुस्सा या फिर जो भी फ्रस्ट्रेशन उसे था वो अपनी पत्नी पर ही निकालता था। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गत कर दी। उसे जोरों से अतक्यापरी उठी। भकौलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मत्ती से दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गत कर दी। उसे ज़ोरों से अतक्यापरी उठी। अतक्यापरी यानी जो माइग्रेन होता है ना, जो आधे हिस्से, सर के आधे हिस्से में ज़बरदस्त दर्द होता है, तो पिछले साल भगवान ने उसकी दुर्गत कर दी। वो हमेशा कहता था कि भगवान की मर्जी यानी ईश्वर की जो मर्जी है उसी के अनुसार वो जीता था। लेकिन पिछले साल एक ट्रेजेडी हुआ। वो क्या हुआ? उसे ज़ोरों से अतक्यापरी उठी। भकौलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मत्ती से दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। अब देखिए, भकौलिया जो उसकी पत्नी थी उससे देखा नहीं गया। उसकी चिल्ला रहा था वो दर्द से। तो उसने क्या किया, भकौलिया ने किसी पड़ोसिन से दारचीनी मांग लाई। दारचीनी जो होता है, देखिए ये होता है दारचीनी, सिनेमन कहते हैं ना, एक स्पाइस होता है जो हम गरम मसाला में पीस कर डालते हैं। तो वो दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुटी पर और आँख पर भी लगा दे, मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा। अब मंगर को जब वो लेप लगा ना, मंगर को लगा कि मंगर को काफ़ी राहत महसूस हुआ। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी बाई पुटपुटी पर और आँख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर ऐसा कहा और भकौलिया हुक्म बजा गई। जैसे पति ने कहा वैसे ही भकौलिया ने कर दिया। लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। अब देखिए, काफ़ी गज़ब हो गया। ये जो लेप लगाया था, जहाँ जहाँ लगाया था, पहले तो ठंडक का अनुभव हुआ, लेकिन बाद में अजीब सा जलन होने लगा और जलन जख्म में बदलने लगा और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। उस जख्म ने, उस वूंड ने, उस घाव ने मंगर का एक आँख ले लिया, मतलब कि वो अंधा हो गया। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यह पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। अब मैं उसे धैर्य देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझसे भी ये सहा नहीं गया कि जो इतना मेहनती था, हलवाहा, जो इतना स्वाभिमानी था, जो अपने मेहनत के बलबूते जीता था, वफादार था,
आज उसकी ये हालत हो गई, यानी कि उसकी एक आंख चली गई। तो उसको रोते देख मैं भी दुख में पड़ गया। मैं उसे ढांढस देने गया था, यानी उसे धैर्य देने गया था, लेकिन उसकी उस अवस्था को देखकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। पिछले माह में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली। अब देखिए, पिछले महीने मैं घर गया, गांव गया। सुबह हो गया था, धूप निकल आई थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था, सो ही रहा था, आंखें बूंदे पड़ा हुआ था बिस्तर पर, रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम आवाज़ आई। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ, सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। अब देखिए, मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक काला सा अस्थि पंजर, एकदम से दुबला पतला अस्थि पंजर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और गिर रहा है। तो यही आवाज़ मैं धम धम सुन रहा था। यह क्या? चौंक कर उठा, उस और बढ़ा। यह तो मंगर है। सुना था मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसे चोट लग रही होगी। अब मैंने सुना था कि उसे अर्धांग मार गया है, वो ठीक से चल भी नहीं पाता, धम धम गिर जाता है। देखा तो उसकी आंखें सजल हो उठी। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला और मैंने कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसे चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। अब मंगर देखो, मेहनती किसान था, मेहनती हलवाहा था। ऐसे पड़े रहना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आज पड़े पड़े वो ऊब जा रहा है, तो इसीलिए चलकर आ गया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगें उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य। नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगें उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य। अब देखिए, वो उसे देखना, उसके उस काले अस्थि पंजर जैसे शरीर को गिरते उठते देखना मेरे लिए एक करुण दृश्य था। तो ये था मंगर। मेरी स्मृतियों में मंगर जाग उठा। लेखक की स्मृतियों में मंगर जाग उठा और उसी को शब्दबद्ध किया उन्होंने इस रेखा चित्र मंगर में।